गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज फिर हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है 7th क्लास की सोशल साइंस से है। आज का जो चैप्टर है द प्रेसिडेंट एंड द सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर, सोशल साइंस की बुक, चैप्टर नंबर 15। लेट्स वी स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर में हम देखेंगे हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन एंड द पावर। किस प्रकार से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, उसकी पावर्स क्या होती है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट्स की क्या पावर होती है, उसका इलेक्शन किस प्रकार से होता है और उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है। प्राइम मिनिस्टर, उसकी फॉर्मेशन, सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर एंड इट्स फंक्शन। आज हम इस चैप्टर के बारे में रीड करेंगे। द गवर्नमेंट वर्किंग फॉर द होल नेशन इज कॉल्ड द सेंट्रल और द यूनियन गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर है ना, दो प्रकार के, हमारा जो कंट्री है उसमें दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड वन इज द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। तो जो पूरे देश को संचालित करने का जो कार्यभार रहता है वो किसके पास रहता है, वो रहता है आपका सेंट्रल मिनिस्टर के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जो केंद्रीय सरकार रहती है वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं उसको। और जो स्टेट गवर्नमेंट रहते हैं, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो होल कंट्री को रूल अप करेगी। ठीक है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट रहता है वो क्या करेगा, स्टेट में कंट्री में जो स्टेट्स रहते हैं, कितने स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इन 28 स्टेट्स की अपनी एक अलग अलग सरकार होगी जिसे हम क्या कहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट कहेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, होल नेशन को कंट्रोल करती है, वर्कआउट करती है। तो वर्किंग गवर्नमेंट फॉर द होल नेशन इज कॉल्ड सेंट्रल, और इसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द अदर ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव। इट्स इंक्लूड द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर। अब हम इस चैप्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कहेंगे हम चरण रहते हैं, कौन कौन इसमें वर्कआउट करता है, किस प्रकार से रहता है, वो पढ़ेंगे। जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया मेन, इसमें प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया और सेंट्रल मिनिस्टर्स जो हो गए, वो सब ये सारे मिलकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिएट करते हैं और इस सेंट्रल गवर्नमेंट को वर्कआउट करते हैं, मतलब पूरा चलाते हैं। In a parliamentary form of government, there are two types of executives: the executive nominals and the real executives. The nominal executive is only the constitutional head. In practice, his power are exercised by the Council of Ministers. The post of nominal executive is either elected or in hereditary. In England, it is hereditary, whereas in India, it's elected. यहाँ पर जो पार्लियामेंट फॉर्म करती है गवर्नमेंट, उसमें दो टाइप के एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं। एक है एग्जीक्यूटिव नॉमिनल और दूसरा होता है द रियल एग्जीक्यूटिव्स। तो द नॉर्मल एग्जीक्यूटिव है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के अंतर्गत ही उसकी जो पूरी रहता है कार्य करने की क्षमता या किस प्रकार से इलेक्ट होगा, वो पूरा कौन तय करता है, कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है हमारा संविधान में, मतलब पहले से उसके लिए वर्णित होती है। इन द प्रैक्टिस दिस पावर आर एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल। लेकिन और इंग्लैंड में, एक मिनट, द पोस्ट ऑफ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट होती है वो इलेक्टेड भी होती है, यानी उसका चयन भी किया जा सकता है, और वो हेरिडेटरी भी होती है। जैसे कि हम इंग्लैंड की बात करें तो ये जो है एग्जीक्यूटिव है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ये इंग्लैंड में क्या है, हेरिडेटरी है, यानी जनरेशन वाइज जनरेशन, ये एक ही वंश के जनरेशन वाइज जनरेशन इस पोस्ट के लिए चयनित होते हैं। लेकिन भारत में किस प्रकार से होता है ये, इसमें भारत में यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है, इसका चुनाव किया जाता है। इन द रियल एग्जीक्यूटिव द लीडर ऑफ कंट्री इज इलेक्टेड एंड एक्सरसाइज द पावर हिमसेल्फ। और जो रियल एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं वो उनकी जो पावर रहती है वो खुद की पावर रहती है, वो मतलब वो किसी के ऊपर बाध्य नहीं रहते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में क्या रहता है, जो भी पावर्स रहता है वो पहले से ही संविधान द्वारा निश्चित रहता है कि उसे क्या करना है, उसकी सीमाएं क्या है, वो अपने पावर को किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव में ऐसा नहीं। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री। जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, वो हेड ऑफ द कंट्री कहलाता है। यहां पर हम देखेंगे, स्टार्ट करते हैं भारत में किस प्रकार से प्रेसिडेंट का कार्य रहता है। द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे गवर्नमेंट भारत सरकार में जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट
रहते हैं, प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव हेड रहते हैं। ऑल द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज कैरिड आउट द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी यहाँ पर कार्य किए जाते हैं, भारत में जितने भी कार्य किए जाते हैं वो किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से, प्रेसिडेंट के नाम से किए जा सकते हैं। या हम कह सकते हैं जो प्रेसिडेंट रहता है वो किसी भी कंट्री का या हमारी कंट्री का हेड रहेगा। द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत में प्रेसिडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए जिससे कि वो प्रेसिडेंट के लिए अपने आप को नॉमिनेट कर सकता है? सबसे पहले ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ द इंडिया। हमारे भारत की अगर बात करें तो सबसे पहला उसमें ये गुण होना चाहिए कि वो भारत का निवासी हो। सेकंड, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 इयर्स ऑफ द एज, और उसने अपने 35 वर्ष पूरे कर लिए हों। He must be qualified to be elected as the member of लोकसभा, वो पहले से ही लोकसभा का सदस्य रह चुका हो। He must not hold any office or a ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द गवर्नमेंट, और वो किसी भी प्रकार के सरकारी कर्मचारी ना हो। ये उसकी क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट के लिए। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली एंड द पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट है वो कैसे चुने जाते हैं? जनता द्वारा इसका चुनाव नहीं होता है। जो स्टेट असेंबली और जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स रहते हैं उनके द्वारा ही उसकी नियुक्ति होती है, मतलब आपस में ही वो लोग उसे नियुक्त करते हैं। दिस इज नोन एज द इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, और इस पूरे इलेक्शन सिस्टम को क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम कहा जाता है। The president has an important role in making law। प्रेसिडेंट की जो भूमिका रहती है कोई भी कानून बनाने में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नो बिल कैन बी बिकम द लॉ विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी जो बिल है वो जब तक पास नहीं हो सकता है जब तक कि प्रेसिडेंट की अनुमति या फिर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर उसमें ना हो। द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल, और जो प्रेसिडेंट को राइट रहता है, उसको अधिकार रहता है कि कोई भी ऑर्डिनेंस बिल को वो पास कर सके, वंस विदाउट साइनिंग इट बैक टू द हाउस ऑफ द reconsideration. He can also recommended some changes in the bill, but if the bill is again passed in the same form by the two houses, the president is bound to approve it। President चाहे तो उस बिल में कुछ हेरफेर चेंजेस भी कर सकता है, लेकिन अगर दोनों सदनों में वो पहले से ही अप्रूव हो चुके हों तो प्रेसिडेंट का काम केवल उसे अप्रूवल देना रहता है। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट्स के क्या पावर है? The power of presidents are as follow। He or she appointed the prime minister। President प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करता है, शपथ दिलाता है। On the advice of prime minister, he or she also appoint the minister। और प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करवाने के बाद प्राइम मिनिस्टर की सलाह से वो और मिनिस्टरों की नियुक्ति भी करता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट। किसी भी स्टेट के गवर्नर की जो नियुक्ति है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। चीफ जस्टिस, जजेस जो रहते हैं, चीफ जस्टिस रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, वो भी इन्हीं के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ही और शी ऑल्सो अपॉइंटेड द चेयरमैन। ये चेयरमैन को भी अपॉइंट करते हैं। द मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और जो नेशनल ह्यूमन राइट्स के मेंबर्स रहते हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं। एंड मैनी अदर कमीशन प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेसिडेंट्स कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट सेशन। मान लो अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ऐसे टाइम में प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस इशू करवा सकता है। दिस ऑर्डिनेंस इज गुड एज ए ऑर्डिनेंस इज एज गुड एज ए लॉ। और जो ये ऑर्डिनेंस बनता है ये किसी भी कानून से ऊपर माना जाएगा। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री। तो हम ये सारी चीजें देख के हम बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो रहता है वो किसी भी कंट्री का हेड रहता है। ही और शी हैज द पावर टू ग्रांट द पैर्डन इन द केस ऑफ डेथ सेंटेंस बाय द कोर्ट। अगर किसी भी कोर्ट ने किसी भी मुजरिम को अगर सजाए मौत सुनाई हो तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसकी सजा को चेंज करवा सकता है। द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पैर्डन और कन्वर्ट इनटू लाइफ इम्प्रिजन, और उसे सजाए मौत से बदलकर उसे उम्र कैद की सजा में परिवर्तित करता है। ये पावर भी प्रेसिडेंट के हाथों में होता है। नाउ हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट्स का क्या काम रहता है? प्रेसिडेंट्स की एब्सेंस में, जैसे मान लो प्रेसिडेंट्स नहीं है तो मीटिंग लेना है ना, ये सारे जो काम है प्रेसिडेंट के काम है वो कौन कर सकता है? वाइस प्रेसिडेंट कर सकता है।
द टर्म ऑफ ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट इज 5 years। जो वाइस प्रेसिडेंट का जो टाइम ऑफ टेनर्स रहता है वो कितने साल का रहता है? 5 साल का रहता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ द हाउस। जिस प्रकार से प्रेसिडेंट्स दोनों हाउसों के द्वारा चुने जाते हैं पार्लियामेंट के, वाइस प्रेसिडेंट्स की नियुक्ति भी उसी प्रकार से होती है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्सो ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का वो एक्सो ऑफिसो चेयरमैन होता है। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द राज्यसभा। वो राज्यसभा की मीटिंग ले सकता है इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट्स की एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट उसकी मीटिंग ले सकता है। ही abstained from the voting while passing bill because he is not an elected member of the Rajya Sabha। द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिलिंग मिनिस्टर। अब यहाँ पर काउंसिल और प्राइम मिनिस्टर का देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर टू एड द एंड and the advice of president। the prime minister is the leader of the council minister। जो काउंसिल मिनिस्टर का जो हेड रहता है वो कौन कहलाता है? प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कैसे होती है? जनता के द्वारा प्रतिनिधित्व द्वारा चुना गया जो मेंबर रहता है वही प्राइम मिनिस्टर में के तौर पर चुना जाता है। एज द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट इनवाइट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो ये कैसा होता है? जो लोकसभा का जो लीडर रहता है ना लोकसभा, तो वो ही उन्हीं के द्वारा, उन्हीं मेंबरों के द्वारा ही प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। द प्रेसिडेंट एडमायर द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सीक्रेटली टू द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। प्रेसिडेंट अपॉइंट द अदर मेंबर्स ऑफ कैबिनेट। प्रेसिडेंट जो काउंसिल मिनिस्टर के अदर मेंबर्स, कैबिनेट के जो मेंबर्स रहते हैं उनकी भी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होती है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। किसकी सलाह से? प्राइम मिनिस्टर की सलाह से। इट इज नोन एज द यूनियन कैबिनेट। और इसे क्या कहा जाता है? यूनियन कैबिनेट कहा जाता है। हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ द यूनियन कैबिनेट? अब कौन यूनियन कैबिनेट का मेंबर हो सकता है या फिर कौन कैबिनेट मेंबर को नियुक्त करता है? इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी मिनिस्टर टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा और द राज्यसभा। इफ द मिनिस्टर इज नॉट मेंबर ऑफ आइदर द टू हाउस पार्लियामेंट ही मस्ट बी इलेक्टेड टू एनी वन ऑफ द हाउस विद इन 6 months। यहाँ पर इसमें बताया गया है कि यूनियन कैबिनेट में उन व्यक्तियों को चुना हुआ जाता है जो ऑलरेडी दोनों हाउसों में से पहले भी मेंबर रह चुके हों। दोनों हाउस के जो मेंबर्स हैं वो पहले भी रह चुका हो। अगर मान लो दोनों हाउस का वो मेंबर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है? उसे 6 महीने के लिए पहले दोनों में से किसी भी एक हाउस में उसे मेंबरशिप दी जाती है। उसके बाद फिर वो कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट का मेंबर बन सकता है। The function of Prime Minister and the Council Minister। The office of the Prime Minister is very important in the Indian Constitution। He formed the Council of Minister and allotted portfolio amongst them। जो Prime Minister रहता है वो बहुत ही important रहता है। हमारे Constitution, Indian Constitution की बात करें तो Prime Minister is very important। He formed the Council Minister। Prime Minister क्या करता है? Council of Minister को तय करता है और उनको portfolio allot करवाता है। He is the head of the Council of Minister। जो Prime Minister रहता है वो ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कहलाता है। When the प्राइम मिनिस्टर रिजाइन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली रिजॉल्व। अगर मान लो अगर प्राइम मिनिस्टर अपना रिजाइन दे देता है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहता है वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। यानी कि क्योंकि उसी ने उसे चुना रहता है, वो उसका हेड रहता है। अगर हेड रिजाइन देता है तो उसके पीछे के जितने भी मेंबर हैं वो भी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल मिनिस्टर टू इम्प्लीमेंट द लॉ एंड पॉलिसी ऑफ द फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट इन द एंटायर कंट्री। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये रहता है कि जो संविधान के द्वारा वर्णित जो नियम है, जो पार्लियामेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जो नियमों को, उनको देश में संचालित करना, उनको फॉलो करवाना, ये जो मेन काम रहता है ये प्राइम मिनिस्टर का और काउंसिल मिनिस्टर का रहता है। दे फ्रेम द पॉलिसीज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर क्या करते हैं? जो एडमिनिस्ट्रेशन है किस प्रकार से चलाया जाना है उसका एक फ्रेम तैयार करते हैं कि आगे की जो पंचवर्षीय योजना है उस पर कैसे काम करना है, किस प्रकार से काम करना है। मतलब पहले ही उन लोगों का एक फ्रेम तैयार कर लेते हैं और उसी के अनुसार वो लोग अपने कार्य को चलाते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर, सीटीसी। और उनकी ही जिम्मेदारी रहती है कि उस पर्टिकुलर टाइम में किस प्रकार से वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, किस प्रकार से देश की सिक्योरिटी, देश में सिक्योरिटी बना के रखें,
के, और फॉरेन अफेयर्स कैसे करने हैं, बाहर दूसरे देशों से किस प्रकार के संबंध रखने हैं, किस प्रकार के रिलेशंस रखने हैं, ये सारे जो काम है वो भी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर करते हैं। देयर आर द सेवरल डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, जैसे कि होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंशियल मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हो गया। तो ये इनको जो जिस भी मिनिस्टर को जो भी कार्य दिया जाता है वो एक निश्चित समय के लिए उस कार्य को पूरी तरीके से करता है। लॉ किस प्रकार से उसमें लॉ लागू करवाना है, उसको कैसे फॉलो करवाना है, उसको कैसे चरित्र में लाना है, ये सारा काम काउंसिल मिनिस्टर का रहता है। और ये सारे मिलके काउंसिल मिनिस्टर को फॉर्म करते हैं और हमारे देश को संचालित करते हैं। तो यही है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर समझ में आया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में किस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट या फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे रन आउट करता है। सो टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।